नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। भाई साहब, दक्षिणा ई क्लासरूम में हम बातें कर रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन की कड़ी में हमने पॉइंट मास का, देन उसके बाद एक्सटेंडेड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया और फिर हमने पता की दो थ्योरम्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा विद प्रूफ हमने उसके बारे में जानकारी ली। इसमें एक थी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और एक थी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के साथ एक गड़बड़ है कि वो 3D ऑब्जेक्ट के लिए नहीं लगती है। किसके लिए लगती है? प्लेनर बॉडीज के लिए ही लगती है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है वो 2D एंड 3D दोनों टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए लगने वाली है। दोनों ही के बारे में अपने खूब सारे बहुत अच्छे से उसको समझा था। फिर चंद सवाल किए थे और कुछ सवाल आपको होमवर्क में दिए थे और आपसे उम्मीद भी की थी कि भाई साहब उनको आप बहुत अच्छे से ट्राई करेंगे। उम्मीद है कि आपने ट्राई किया होगा और अपन सबसे पहले उन सवालों को डिस्कस करेंगे, फिर अपन आगे का खेला खेलते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, टॉर्क क्या होता है। छोटी छोटी बातें जो है दूसरी टाइप की अपन बातें यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं आज। तो आइए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल जो आपको होमवर्क में दिया गया था, पहला सवाल जो होमवर्क में दिया गया था वो सवाल है आपके लिए, वो सवाल शायद रिंग बनी हुई थी। क्या बनी हुई थी? एक रिंग बनी हुई थी, यानी रिंग था पहला सवाल। एक रिंग है जिसका मास m है, रेडियस r है। एक रिंग है जिसका मास m है, रेडियस r है। ओहो हो, यहां से एक एक्सिस पास हो रही है। कहां से पास हो रही है? यहां से पास हो रही है। आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया कि भैया ये एक्सिस के अबाउट आई बताइए, ये एक्सिस के अबाउट आई बताइए। अब आप क्या करिएगा? आप कौन सी थ्योरम यहाँ यूज करेंगे? आपको पैरेलल एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। क्या बोलती है वो? I इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। अच्छा भाई साहब, तो पहले मुझे सेंटर ऑफ मास का तलाश कर लेना चाहिए। सेंटर ऑफ मास का तलाश करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके लिए? यहां पे ये वाली दूरी आ जाएगी 2r बटा पाई, है ना। सेंटर ऑफ मास याद होना चाहिए, 2r बटा पाई की दूरी पे होता है। 2r बटा पाई की दूरी पे आपको सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा, माना कि यहां से एक एक्सिस जा रही है, इसके अबाउट है ICOM। यहां से एक एक्सिस जा रही है, इसके अबाउट अपने को आई पता है। ये अगर ऐसी एक्सिस होगी और ये यूनिफॉर्म रिंग है तो आपका आई हो जाएगा mr स्क्वायर, क्योंकि सारा मास जो है वो r दूरी पे है। सारा मास जो है वो r दूरी पे। एक मिनट, ये पता है। कुछ लोग बोलो ला इसके अबाउट चाहिए तो mr स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर, mr स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर, mr स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर, mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, 2mr स्क्वायर आंसर आ गया क्या तेरा? अगर इस तरह से आंसर लाया है तो गलत होगा। क्यों लाला? ये mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर एम डी स्क्वायर करोगे तो ये थोड़ी मिलेगा यार। ये सेंटर ऑफ मास थोड़ी है, ये सेंटर ऑफ मास नहीं है। सेंटर ऑफ मास कहाँ है? यहाँ है। तो हमें क्या करना चाहिए? पहले ICOM पता लगाना चाहिए। मैंने कहा इसका पता है तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता? mr स्क्वायर इज इक्वल टू ICOM प्लस एम डी स्क्वायर और d की वैल्यू हो जाएगी आपका 2r बटा पाई का स्क्वायर। क्या बोलते हो, है कि नहीं यार? तो यहां से ICOM क्या आ जाएगा? मैंने कहा वो आ जाएगा mr स्क्वायर माइनस ऑफ 2r बटा पाई का स्क्वायर। क्या बोलते हो, है कि नहीं यार? बोलना यार, बोलना। क्या इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मुझे इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, किस एक्सिस के अबाउट? अगर इस एक्सिस के अबाउट चाहिए तो मैं क्या करूंगा? मेरे लिए डी ये हो जाएगा क्या? ये आर है। मैंने कहा हाँ, तो ये आई जो होगा इसको मैं क्या लिखूंगा? ICOM प्लस एम डी स्क्वायर, यानी ICOM खुद ही mr स्क्वायर m 2r बाई पाई का होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा? एम डी स्क्वायर। और d की वैल्यू क्या होगी भाई साहब? ये वाले ट्राइंगल में देख, d की वैल्यू हो जाएगी r का स्क्वायर प्लस 2r बटा पाई के स्क्वायर का रूट का स्क्वायर। क्या बोलते हो? अबे यही होगा ना d यार। इस वाले ट्राइंगल से देखना यार, r स्क्वायर प्लस 2r बटा पाई का स्क्वायर का रूट ले लेंगे तो क्या आपको d मिल जाएगा। ओह, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका mr स्क्वायर आ रहा है, ये आपका आ रहा है, ये आपका आ रहा है m इंटू 2r बटा पाई का स्क्वायर। मैंने कहा अच्छा, यहां से एक टर्म आएगी mr स्क्वायर। मैंने कहा अच्छा, और यहां से एक टर्म आएगी m इंटू 2r बटा
पाई का स्क्वायर। कुछ लोग बोलेंगे लाला कि ये इससे कैंसल हो गया है, अरे ये क्या हुआ है, ये तो 2mr² ही आया था, मास्टर हमको ऐसे ही गलत बोल रहा था, हमने तो इस वाले mr² में, क्या इस वाले mr² में, क्या इस वाले mr² में प्लस md² वाला r² मिला दें, है ना, तो ये तो 2mr² आ रहा है। लोग बोलेंगे अबे यहां से कर लो या इतनी मेहनत करके कर लो, आंसर तो सेम ही आया है। मैंने कहा ये सौभाग्य है, ये सौभाग्य है, इस पर्टिकुलर सवाल में आता है इसलिए मास्टर ने इसको पहले दिया है। लेकिन ये यार वाले सवाल में पूछा गया है कि यहाँ का सॉल्व करके आंसर 2mr² आएगा, पर वो ये वाला mr² प्लस md² से नहीं आया है, वो ICM प्लस md² से आया। हाँ ये बात सत्य है कि यहाँ का आंसर आपके लिए 2mr² आया है, जो आप ये mr² प्लस md² कर लोगे तो भी 2mr² आ रहा कैलकुलेशन से यहाँ पे, लेकिन वो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्सप्लेनेशन क्या है, ICM प्लस md² से mr² आ रहा है। उम्मीद है कि आपके भेजे में ये बात उतरी होगी। ऐसा कभी नहीं करना है, ऐसा कभी नहीं करना है। I इज टू ICM प्लस md² में ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस ही होना चाहिए। सौभाग्य से यहाँ पे आ जाता है। ये AR वाला सवाल कहीं ना कहीं मिलता है कि हाँ पहले स्टेटमेंट में लिखा होता है कि ये एक्सिस के अबाउट I होगा 2mr², सेकंड में लिखा होता है कि यहां से पास हो रही है, इसके अबाउट mr² है प्लस md² है, वहां से अपन ने 2mr² प्रूव कर दिया। मैंने कहा ये गलत है, ये उसका एक्सप्लेनेशन गलत है। ICM प्लस md² से 2mr² आ रहा है, वो सही है। उम्मीद है कि आपका आंसर 2mr² इस तरीके से ना आके इस तरीके से आया होगा। नहीं आया है तो कहां गलत हुआ है ये एनालिसिस कर ले, खुद समझ ले कि कहां तूने गलती की थी। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, होमवर्क का ये पहला सवाल था। आगे बढ़ते हैं, होमवर्क यानी कि हमने कुछ ऐसे सवाल दिए थे आपको जो आपको क्या करने थे, जो आपको सॉल्व करने थे पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे, ताकि अपन लोग अभी उनको डिस्कस करेंगे। तो जो आपसे गलती हुई है या जो आप सोच नहीं पाए हैं उसके बारे में अभी यहाँ पे अपन बात कर डालेंगे। उठ जाओ भाई साहब, थोड़ा जल्दी जल्दी मिल जाओ यार। दूसरा सवाल शायद एल टाइप का बनाया हुआ था, हमने दो एल टाइप के आइटम बना दिए थे। तो एल टाइप का आइटम बना के आपको ये एक्सिस के अबाउट पूछा गया था। सेकेंड वाला क्या था भाई साहब, एक ऐसा रॉड है, फिर एक ऐसा रॉड है, फिर एक ऐसा रॉड है, इसका मास m है, लेंथ l है, इसका मास m है, लेंथ l है। अच्छा, यहां से एक एक्सिस पास हो रही है, कहां से पास हो रही है, यहां से एक एक्सिस पास हो रही है, और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि ये एक्सिस के अबाउट आई बताइए। आपसे क्या पूछा है, ये एक्सिस के अबाउट आई बताइए। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। अब आप बोलेंगे कैसे बताएं यार, यहाँ एक रॉड होती, मान लो कि ये अकेली एक रॉड होती तो क्या आता आपके लिए, ml²/3 आता कि नहीं आता यार, आ जाता भाई साहब। तो फिर ये कैसे, इसका कैसे पता करेंगे। मैंने कहा यार ये जो रॉड है क्या उसका इसके अबाउट पता है, मैंने कहा हाँ, तो क्या करेंगे, मैंने कहा इस वाली इंडिविजुअल रॉड सेकंड का, ये रॉड 1 का तो डन हो गया, ये एक्सिस के अबाउट कितना होगा, ml²/3 आएगा। ये रॉड का कैसे प्राप्त करेंगे, मैंने कहा ये रॉड का पहले इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता कर लेते हैं, प्लस क्या लगा देंगे, md²। अच्छा, ये दूरी क्या होगी, मैंने कहा l/2 होगी। फिर d की वैल्यू क्या होगी, मैंने कहा l/2 का स्क्वायर प्लस l²। तो यहां से जो टोटल आई आने वाला है वो आपका है ml²/3, जो कि इस रॉड का हो गया है, प्लस इस रॉड का सेंटर ऑफ मास के अबाउट हो गया ml²/12 प्लस md², और d क्या हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आपका ये, अबे ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना यार, l/2 का स्क्वायर प्लस l² के ये बन गया है d, और इसका स्क्वायर कर लीजिए, जो भी ये वैल्यू सॉल्व करके आ रही है वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, i हो जाएगा इस एक्सिस के अबाउट दोनों का। अबे इसका बहुत आसान है ना, इसका तो अपन ने ml²/3 प्रूव कर रखा है, और इस वाली का ml²/12 जो है, यहाँ से एक्सिस, अब ये एक्सिस और ये एक्सिस तो पैरेलल है कि नहीं है, ऐसे पैरेलल है, ऐसे वाला नहीं, ऐसा वाला। बीच की दूरी क्या है, d है, ये वाली दूरी l/2 आई, क्यों आई, क्योंकि ये l लेंथ की है, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, l/2 पे होगा, और ये l है, तो राइट एंगल ट्राइंगल हमारे यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। l/2 का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर से d आ गया, उसका स्क्वायर कर दिया है ना भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक ये फर्स्ट वाली रॉड कंप्लीट हो गई है, और ये आपका सेकंड वाली रॉड का इस एक्सिस के अबाउट आ गया है। तो टोटल जो भी इसको सॉल्व करके आ रहा है वही हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। हमको लगता है कि भाई फिर आगे वाले सवाल पे अपने को बढ़ लेना चाहिए। सवाल नंबर 3 जो हमारे पास था,
वो शायद लल्लू पल्लू सा सवाल था। यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, क्या है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर था शायद, और यहाँ से r/2 पे आपसे पूछा था। ये सबसे होना चाहिए रे, ये सेंटर से r/2 की दूरी पे एक ऐसी एक्सिस है, और ये क्या है, ये है आपका यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। अंधा आदमी भी इसको सही बताना चाहिए भैया, ये सबका सही होना चाहिए था, ये सबका सही होना चाहिए था। अच्छा भाई साहब, ये थर्ड था। और फोर्थ अगर अपन बात करें, फोर्थ भी ऐसा ही कुछ था कि यहाँ पे है एक सॉलिड स्फीयर और यहाँ पे है एक होलो स्फीयर। ये क्या था, सॉलिड स्फीयर, ये क्या है, होलो स्फीयर है। इसका मास आपके लिए m था, रेडियस r था, इसका मास और रेडियस भी r था, और एक ऐसी एक्सिस थी वो यहाँ पे, इसके अबाउट i पूछा गया था यहाँ पे, इसके अबाउट i पूछा गया था यहाँ पे। ये दोनों लल्लू सवाल है, दोनों लल्लू सवाल है, सबके सही होना चाहिए था। अगर आपने नहीं किए तो अभी वीडियो पॉज करके पहले सारे सवाल ट्राई कर लो आत्माओं, ताकि एक फील आएगी आपको, कॉन्फिडेंस आएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कुछ भी आ जाए सवाल भाई साहब हम लोग कर लेते हैं। बाकी और बुकलेट में सवाल आपको मिलेंगे, आप जब उनको सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आगे जाने वाला है, ऊपर उठेगा भाई साहब। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब आप ध्यान से देखें तो आप जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, और इस एक्सिस के अबाउट क्या आता है आई आपका 2/5 mr²। तो ये एक्सिस के अबाउट आई क्या होगा, ये ICOM है लाला, हमारा आई क्या हो जाएगा, हमारा आई होगा 2/5 mr² प्लस md² और d खुद ही r/2 है। ये है ना सॉलिड स्फीयर है, तो 2/5 mr²। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस वाले केस में, 2/5 mr² प्लस md², mm है और r आपका मतलब d जो है वो r/2 दिया हुआ मैंने कहा। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। हो अब अपन फोर्थ वाले पे चलें तो ध्यान से देखें तो एक इस सॉलिड स्फीयर का क्या होगा, ये वाली एक्सिस के अबाउट, ये वाला आई ले रहा हूं मैं डायरेक्ट, इसका क्या हो जाएगा, इस सेंटर ऑफ मास क्या हो 2/5 mr², क्या हो जाएगा 2/5 mr², क्या हो जाएगा 2/5 mr² प्लस md², तो mr² हो जाएगा, बीच की दूरी क्या है r है। सिमिलरली ये एक्सिस के अबाउट क्या होगा, ये हो जाएगा मैंने कहा 2/3 mr² प्लस md² यानी कि mr²। अरे भैया बीच की दूरी क्या है आपकी r है, 2/5 mr² प्लस mr², 2/3 mr² प्लस md², और ये सब जो भी सॉल्व करके आएगा क्या वही आंसर हो जाएगा हमारे लिए। मैंने कहा हाँ, क्या बहुत टफ थे ये दोनों सवाल। मैंने कहा नहीं, अगर आप लॉजिकली चीजें समझ रहे हैं तो कुछ भी टफ नहीं है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। फिर ये तो फोर्थ तक था। फिफ्थ वाला सवाल शायद ढंग का था कि 15 डिग्री वाला कुछ पूछ लिया था स्क्वायर प्लेट में, वो आपसे हुआ होगा तो बहुत बढ़िया, मतलब है ना, वैसे हो जाएगा, ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट वाली भी बात नहीं है कि भाई होगा ही नहीं। एक स्क्वायर प्लेट थी जिसकी भुजा की लंबाई a थी और एक 15 डिग्री पे उसी प्लेन में एक लाइन थी। इसको अपन करते हैं अच्छे से। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक आपसे हो सकती है, मतलब कुछ कैलकुलेशन का ही मैटर था इसमें। सवाल नंबर कौन सा हो जाएगा, 5वां, और सवाल कुछ इस तरह से था कि यहाँ पे है एक स्क्वायर प्लेट, क्या है, एक स्क्वायर प्लेट है, ये आपका एक स्क्वायर प्लेट है। मैंने कहा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मास इसका m था, मास क्या था, मास m था। साइड आपके लिए a है, यहाँ पे टक 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 इस तरह की है आपके लिए स्क्वायर प्लेट। ये हो गई आपके लिए स्क्वायर प्लेट। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पे एक एक्सिस थी, एक ऐसी एक्सिस है यहाँ पे जो इससे कितना एंगल बना रही है, ये 15 डिग्री का एंगल बना रही है। कैसा बना रही है, 15 डिग्री का एंगल बना रही है इसी के प्लेन में। और आपसे पूछा था कि इस वाली प्लेट का या आई की कितना होगा, है ना। एक अच्छा सवाल है, मतलब इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं कि बेहतरीन सवालों की कड़ी में। अरे मतलब बेहतरीन इन द सेंस की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिर्फ इतना सवाल हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करें तो उसमें ये अच्छा सवाल माना जाएगा। कोई बहुत टफ नहीं है, बस थोड़ा सा गणित इसमें सही से लगाना है। अब आप ध्यान से देखें तो ये स्क्वायर प्लेट है। मैंने कहा अच्छा, बहुत बढ़िया भाई साहब। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये जानते हैं कि यार इसके पैरेलल हमें एक ऐसी एक्सिस चाहिए होगी, एक ऐसी एक्सिस चाहिए होगी जो इसके पैरेलल हो और कहां से पास हो, सेंटर ऑफ मास से, है ना लाला, है ना, ऐसा ही चाहिए ना भाई साहब। चाहिए अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे ये बताओ कि ये जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है टक 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 टक,
इसका यहाँ पे एंगल क्या होगा, ये एंगल आपका 45 होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा हाँ, तो ये वाली तो थोड़ी ऐसे झुकी हुई है, यानी इसके जस्ट पैरेलल मैंने यहां से ये सेंटर ऑफ मास हो गया, यहां से जाने वाली एक लाइन खींच दी। मैंने कहा हाँ अच्छा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। मैंने कहा हाँ, और ये अगर आप ध्यान से देखें तो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन होगी कि नहीं होगी, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन होगी कि नहीं होगी। ये वाली डायगोनल जो थी वो ये वाली डायगोनल के परपेंडिकुलर थी, ये थोड़ी सी ऐसी होती हुई कुछ आएगी। माना कि इसके अबाउट I1 है, इसके अबाउट भी I1 होगा कि नहीं होगा। सिमेट्री है लाला, सिमेट्री है लाला। अगर इसके अबाउट I1 है, इसके अबाउट I2 है, क्या दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो क्या दोनों का सम जो है यानी ट्वाइस ऑफ I1 क्या इसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर। अगर आपको याद हो तो ये एक्सिस के अबाउट बता सकते हैं अपन, ये के अबाउट बता सकते हैं, ये के अबाउट क्या होगा ma²/12, ma²/12। कैसे बे, कैसे, अरे ये प्लेट का ऐसा है ना, बात कर चुके हैं ना अपन। भुजा की लंबाई a है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रही तो ma²/12, इसका क्या हो जाएगा ma²/12। और इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा, 2D है बॉडी, ma²/2, ये क्या हो जाएगा ma²/6। अरे हमें इस एक्सिस के अबाउट तो पता है, इसका ma²/6 आएगा। तो मैंने कहा इसके अबाउट I1 है, इसके अबाउट I2 है, तो ट्वाइस ऑफ I1, ट्वाइस ऑफ I1 तो ma²/6 ही होगा ना यार। तो I1 की वैल्यू क्या हो गई है ma²/12, ma²/12 होगी। मैंने कहा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत है खूबसूरत। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो हमको ये पता है कि ये I1 ma²/12 है, क्या है ma²/12 है। अब क्या करेंगे, अब मैंने कहा I पता करने के लिए I1 प्लस md² कर देंगे, I1 प्लस md² कर देंगे। भाई साहब इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। अब D इज द परपेंडिकुलर दूरी। अब तूने कुछ गलती की होगी, अगर तूने ये डायगोनल के अलोंग ले लिया होगा, ये डायगोनल के अलोंग ले लिया होगा, ये आपका A है, ये आपका A है, ये आपका A है, ये आपका A है, तो डायगोनल की लंबाई आपके लिए क्या हो जाएगी, ये डायगोनल की लंबाई आपके लिए है a√2, और ये वाली दूरी हो जाए a√2/2 यानी कि a/√2। अगर तूने D की वैल्यू a/√2 लिया है तो फिर यहाँ पे गलती हो जाएगी, क्योंकि ये डायगोनल परपेंडिकुलर नहीं है, ये डायगोनल परपेंडिकुलर नहीं है। तो क्या कौन होगा परपेंडिकुलर। मैंने कहा यहां से एक लाइन खींचिए जो इसके परपेंडिकुलर हो, ऐसे। मैंने कहा अच्छा, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली दूरी आपके लिए है a/√2। अब आप थोड़ा सा ध्यान से कैलकुलेशन कर लो, ये परपेंडिकुलर दूरी आपको आराम से मिल जाएगी, है ना। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगर वैसे होता तो ये वाली परपेंडिकुलर हो जाती है ना, डायगोनल के अलोंग होता तो, लेकिन डायगोनल तो है नहीं। अब आपका a√2 ये हो गया है, ये एंगल है 15 डिग्री। आप मुझे बताइए ये एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला तो 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा भाई साहब। डायगोनल और इसके बीच में 15 और 45 क्या हो गए लाला, 15 और 45 60 हो गई। मतलब ये वाला एंगल हो गया 60 और ये दोनों लाइन पैरेलल है और मैंने परपेंडिकुलर डाली है, तो ये एंगल 30 होगा। क्या बोलते हो, क्यों लाला, क्योंकि ये दोनों लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल है। मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल 30 आ गया है। अब आप इस वाले ट्रायंगल में चले जाइए, हाइपोटेनियस है आपके पास a/√2, आपको क्या चाहिए, d चाहिए। d हमको लगता है d आपका हो जाएगा a/√2 cos 30 डिग्री, a/√2 cos 30 डिग्री, यानी थोड़ा मैथमेटिक्स वाला खेला है, बाकी कुछ नहीं है। a/√2 cos 30 डिग्री क्या है, √3/2 है, यानी वो √3a/2√2 है, √3a डिवाइडेड बाई 2√2 आपको आता हुआ दिखाई देगा, क्या d आता हुआ दिखाई देगा। तो आपके लिए I की वैल्यू क्या है, I = I1 + md²। I1 is basically ma²/12, I1 is basically ma²/12 + md²। तो m की वैल्यू m हो गई है और d की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, √3a/2√2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर भी मिल जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल मिल जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अरे आती नहीं यार, बिल्कुल भाई साहब, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। आपने क्या करना है, आपने परपेंडिकुलर दूरी लगानी, थोड़ा सा यहाँ पे गणित लगाना था, बाकी और परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। आपने अगर सीधा md² में d की वैल्यू a/√2 लिया होगा तो गलत हो जाएगा। बाकी कोई सवाल में बहुत टफ टाइप का कुछ था क्या,
वे नहीं है ना यार, उतना भी कोई टफ चीज नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 5th के बाद अगले वाले प्रॉब्लम पे चलते हैं। 6 वाले में साइड अपने पास था, ये था स्क्वायर था, ये क्या था, स्क्वायर था। अगर आपको याद हो तो स्क्वायर में जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पे क्रॉस करती कि नहीं करती, करती भाई साहब। आगे एक रेक्टेंगल वाला सवाल हमने इसके जस्ट बाद में इसीलिए दिया था ताकि तुम कुछ करने का मन करे तुम्हारा और उसको सॉल्व करें। आगे एक रेक्टेंगल था, 3 मीटर 4 मीटर भुजाएं थी और आपसे डायगोनल के क्रॉस आई पूछा गया था। इसके जस्ट बाद वाला सवाल 6th वाला सवाल जो है उसमें क्या है, रेक्टेंगल है ना, भुजाएं हैं 3 मीटर 4 मीटर, भुजाओं की लंबाई क्या है 3 मीटर 4 मीटर और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है बेसिकली आपसे पूछा है कि डायगोनल के अलाउंस बता दीजिए। ये 6th वाला सवाल, 6th वाले सवाल में क्या है जरा ध्यान से देखिए। ये है आपके पास एक प्लेट है, ये आपके पास एक प्लेट है, ये वाली भुजा की लंबाई 3 मीटर है, ये वाली भुजा की लंबाई 4 मीटर है और यहां से पास हो रही है एक डायगोनल, यहां से पास हो रही है एक डायगोनल। टोटल मास जो है इसका है m, टोटल मास क्या है m है। मैंने कहा अच्छा एक स्क्वायर प्लेट है, ये कैसी प्लेट है, ये एक स्क्वायर प्लेट है और आपको पूछा डायगोनल के क्रॉस आई बताइए तुरंत यार, ज्यादा सवाल करा रहा हूं, मेरे को लग रहा है मैं जरूरत से ज्यादा सवाल करा रहा हूं, तो आप ही लोग करेंगे ना यार, कीजिए जरा, कर किया होगा ना ये वाला, ट्राई किया होगा तो इसको आया होगा आंसर। बताइए जरा कैसे सॉल्व किया है आपने। अब आप बता तो पाइएगा नहीं तो अपने आप को बताइए कैसे किया है। अगर आपने ऐसा सोचा है कि यार एक ऐसी लाइन हमें पता है, ये है आपकी भुजा A, ये वाला B, तो ये क्या हुआ, मैंने कहा ये हुआ MB² / 12 और इस एक्सिस के अबाउट मैंने कहा MA² / 12, तो इस एक्सिस के अबाउट तूने तुरंत बता दिया लल्ला कि m/12 कॉमन ले लीजिए A² + B²। फिर तेरे मन में आया कि अच्छा ओ माना कि ये लाइन के अबाउट I1 है, ये लाइन के अबाउट I2 है, तो I1 + I2 = I1 और M1 है ना, I1 + I2 = m/12 A² + B²। और फिर तूने बोल दिया I1 = I2, है ना। यहां तूने गलती की, यहां तूने अगर ऐसा बोल दिया होगा कि ये ट्वाइस ऑफ I हो जाएगा या दोनों इक्वल होंगे तो ये गलत हो जाएगा। काय को लाला, क्योंकि सिमेट्री नहीं है और ये परपेंडिकुलर नहीं होगी, ये आपकी डायगोनल जो होगी वो आपस में परपेंडिकुलर नहीं होती है, परपेंडिकुलर नहीं होती है। अगर परपेंडिकुलर होती तो बड़ा आसान होता ना, बड़ा आसान होता, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक्सिस के अबाउट क्या आने वाला है, ये एक्सिस के अबाउट आने वाला है m/12 A² + B², m/12 A² + B²। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, तो फिर इसका I मान लो, 2I = ये कर लो, तो डिवाइड बाई 2 कर लो, तो m/24 A² + B² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखा नहीं होगा, m/24 आने वाला नहीं है, तो यहाँ I मान के इसको 2I करना गलत है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है, अगर स्क्वायर होता तो परपेंडिकुलर हो जाती, स्क्वायर होता तो परपेंडिकुलर होती है उसकी डायगोनल, लेकिन रेक्टेंगल की डायगोनल्स परपेंडिकुलर नहीं होती। मैंने कहा अच्छा फिर क्या करेंगे, मैंने कहा फिर इसको क्या करो, बहुत आसान है लल्ला, कैसे, मैंने कहा ये ऊपर वाला एक ट्रायंगुलर प्लेट बन गया है, ये एक ट्रायंगुलर प्लेट है, नीचे वाला एक ट्रायंगुलर प्लेट है, एक ट्रायंगुलर प्लेट में आपको क्या करना है, आपको ये परपेंडिकुलर दूरी प्राप्त करनी है। क्या करनी है, परपेंडिकुलर दूरी पता करनी है। मान लो कि इसका मास m/2 है, ये आपकी हाइट, ये आपकी जो भी है h1 आ गया, तो आप क्या करेंगे इसमें, बेसिकली ये एक ऐसी प्लेट बन गई है, तो ये क्या होगा, मैंने कहा mh² / 6 यूज कीजिए, है ना, mh² / 6 यूज कीजिए। माना कि इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। अरे भाई मास तो बराबर होगा वैसे, है ना, मास तो आपका बराबर 1/2 बेस इंटू एरिया, मतलब हाइट है, तो वो तो आपका ये 4 है तो ये 4 होगा, ये 3 है तो ये 3 होगा, मास बराबर होगा m/2। परपेंडिकुलर दूरी आप पता कर दीजिए, ये यहाँ पे होगी, तो यहाँ से आपका ये 3 ये ऐसे हो जाएगा, h भी सेम आएगा, है ना। तो mh² / 6 करना पड़ेगा, आपने क्या करना पड़ेगा, m1 h² / 6 एक का कर लो, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब है कि नहीं
लिया? अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो mh²/6 और mh²/6 से हमें इन दोनों का निकालना होगा, फिर ऐड कर दे। अबे इसीलिए तो ये पढ़ा था ना हमने, एक ट्रायंगुलर प्लेट है, एक ट्रायंगुलर प्लेट है जिसका ये वाला परपेंडिकुलर हाइट अगर h है और मास m है, तो ये वाली एक्सिस के अबाउट क्या आया था? mh²/6, mh²/6 आ गया था। mh²/6 आपका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आया था। तो वही आपको एक तो ये वाली प्लेट होगी उसके लिए, और दूसरी ये वाली प्लेट होगी, mh²/6 आपको यूज करना पड़ेगा। सिमिलर टाइप का सवाल जो है मैं पूरा सॉल्व करूंगा नहीं यार, मैं बहुत मतलब फिर क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता रहूंगा, नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, खूब सारे सवाल हमने दे दिए। एक समझदार आदमी को समझ में आ गया कि अच्छा डायगोनल जो है परपेंडिकुलर नहीं थी तभी गड़बड़ हुई है। इससे आगे वाला सवाल भी इससे मिलता जुलता ही दिया गया है, इससे मिलता जुलता ही दिया गया। 7वें सवाल में शायद ट्रायंगल ही बना दिया गया था, ट्रायंगल बना दिया है, रेक्टेंगुलर राइट एंगल ट्रायंगल था, राइट एंगल ट्रायंगल था। कौन सा सवाल था भाई साहब? 7वां सवाल क्या था, जरा ध्यान से देखें। 7वां सवाल ऐसा कुछ था, ये आपका एक प्लेट ट्रायंगुलर प्लेट थी जिसकी ये भुजाएं आपके लिए क्या है? ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहां से पास हो रही थी आई, है ना, एक्सिस, और उसके अबाउट आई पूछा था। टोटल मास इसका m था। अब क्या करिएगा, एक समझदार आदमी क्या करेगा, जरा ध्यान से बताएं। क्या है, कैसे कैसे पता करेंगे इसके अबाउट आई? इसके अबाउट आई आपको पूछा गया है, इसके अबाउट आई आपको पूछा गया है, कैसे पता करेंगे आप इसके अबाउट आई? आप क्या जानते हैं, किसके अबाउट आई जानते हैं इस वाले केस में, है ना? आपको पता करना है, ये एक्सिस के अबाउट आई पता करना था। कैसे पता करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। क्या आपको पहले सेंटर ऑफ मास की जरूरत पड़ेगी? मैंने कहा अच्छा, मान लो कि ये ऐसी प्लेट होती, ऐसी स्क्वायर प्लेट होती, तो क्या ये एक्सिस के अबाउट इसका कितना मतलब जो है ये पूरी प्लेट का जितना आता उतना इस वाली प्लेट का आता। इसका मास m है तो इसका मास भी क्या होता? m होता कि नहीं होता यार? होता ना। और इस एक्सिस के अबाउट क्या आ जाता? इस एक्सिस के अबाउट आ जाता ma²/6, ma²/12, ma²/12 प्लस क्या आ जाता? ma²/6 है ना, ma²/6 आता। लेकिन वहां पे m टोटल था, तो हमारा m तो m मतलब जो है वहां पे m टोटल था, तो हमारे केस में अगर आप इस वाले पूरे का पता करेंगे तो वो 2ma²/6 आएगा। क्या आएगा? तो मतलब ये m और ये m, लेकिन ये वाला m तो है ही नहीं, तो ma²/6 ही आएगा। क्या जाएगा? ma²/6। अब मान लो कि इसका पता है, तो क्या इसका पता करने के लिए md² कर देंगे? मैंने कहा नहीं, क्या करेंगे, इससे पता कर लेंगे। कैसे? ये है आपका ICOM, ये क्या है? ICOM है। इसमें मान लो कि ICOM है, ICOM प्लस md²। अब सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे होता है ये आपको पता है, ये वाली दूरी आपके लिए क्या हो जाएगी? h/3 हो जाएगी सेंटर ऑफ मास की यहां से। तो ICOM प्लस mh/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहां से mh²/6 आएगा वो। तो क्या सॉल्व करके ICOM आ जाएगा? हाँ, अगर सॉल्व करके ICOM आ जाएगा, आ जाएगा प्लस आप md² कर लेना, तब ये वाली दूरी आपके लिए 2h/3 रहेगी। फिर ICOM प्लस md², में आपका d की वैल्यू हो जाएगी 2h/3, है ना लाला? अरे यार, अगर आप ध्यान, कुछ लोग महान आत्माएं ऐसे भी कर सकते हैं, मान लो कि ये पूरी हो, फिर इस एक्सिस के अबाउट निकाल लेते हैं सीधा। कैसे? मैंने कहा ये एक्सिस के अबाउट पता है, ये एक्सिस के अबाउट पता है, ये एक्सिस के अबाउट कितना होगा? मैंने कहा ये एक्सिस के अबाउट, अगर आप ऐसा करेंगे, कैसा करेंगे, इसके अबाउट क्या हो जाएगा? मैंने कहा ma²/3, इसके अबाउट मैंने कहा ma²/3, दोनों को ऐड कर लेंगे, जिस एक्सिस के अबाउट आएगा। फिर क्या करें? फिर आप बोलेंगे जो आंसर आ रहा है उसको आधा कर लो, क्योंकि ये वाला पार्ट नहीं है। तो मैंने कहा सिमेट्री नहीं है लाला, इसमें सिमेट्री थोड़ी है, ये पार्ट और ये पार्ट का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस से सिमेट्री तो नहीं है ना, तब आप आधा नहीं कर पाइएगा ना। अरे ये वाला पास में रहेगा और ये वाला दूर रहेगा, इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा ना इस वाली एक्सिस के अबाउट। तो यार इस वाली एक्सिस में इसका कंट्रीब्यूशन कम रहेगा और इसका ज्यादा रहेगा। तो पहले आप ये एक्सिस के अबाउट पता कर लीजिए, फिर सेंटर ऑफ मास के अबाउट और सेंटर ऑफ मास में ये ऐड कर दीजिए, तो आपको इस एक्सिस के अबाउट आई मिल जाएगा। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत है खूबसूरत। तो ये आपका था सवाल नंबर 7। फिर मैंने शायद एक कैविटी प्रॉब्लम दी, कितना हो गया यार? चलिए मुझे आगे भी शुरू करना है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे PhD करवा दी, खूब सारी हो गया। इससे आगे कैविटी प्रॉब्लम दिया था ना एक,
हाँ कैविटी वाला करते हैं, कैविटी वाले में मजा आना चाहिए। ये समझ में आ गया होगा ना यार, गुड, 7 हो गया, डन। आगे बढ़ते हैं। और भी खूब सारे सवाल आपको बुकलेट वगैरह में मिलेंगे जहां जहां आप सवालों को सॉल्व करते हैं। थोड़ी बुद्धि को आप जो है मतलब खुला रखें ताकि विचार आपके मन में ओपन आइडियाज आते रहें और बस हो जाए। कॉन्सेप्ट तो लिमिटेड हैं, बस उनको अच्छे से समझे हुए रहोगे तो सवाल हो जाएंगे, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं और मतलब जो है कैविटी प्रॉब्लम ये 7 था, तो 8वां अपने पास लास्ट एंड फाइनल 8वां जो सवाल है, आधा लेक्चर होमवर्क में ही चला गया लग रहा है। 8वां जो सवाल है वो है अपना कैविटी प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम, इसको अलग से भी आप हेडिंग डाल सकते हैं, कैविटी प्रॉब्लम। मास्टर ने बहुत पहले से ही आपको बताया था, कि ये जो कैविटी प्रॉब्लम का खेला है वो आपका सेंटर ऑफ मास में आएगा, रोटेशन में आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन वगैरह वहां कैविटी क्रिएट करके अलग अलग चैप्टर्स में इसको घुसाया जा सकता है, लेकिन समझदार आदमी के लिए एक ही कॉन्सेप्ट है। सवाल हमने जो होमवर्क में दिया था वो ऐसा था कि एक 2r रेडियस वाले में से एक r रेडियस वाली पेरिफेरी को टच करती हुई प्लेट को काट दिया गया था, है ना। जो बचा कुचा ये है, यानी कि ये जो बचा कुचा आइटम है, ये वाला आइटम कौन सा वाला, जो यहाँ पे कलर भरा हुआ दिखाई दे रहा है, ये बचा था और इसका रेडियस आपके लिए था 2r और इसका मास आपके लिए m था। इसका मास क्या था, m था। और ये एक्सिस के अबाउट आपसे आई पूछा है। कौन सी एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस के अबाउट आपको आई पूछा है, ये एक्सिस के अबाउट आपको आई पूछा। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार हो। अब अगर आप ध्यान से देखें, तो बात ऐसा है भाई साहब, कैसा बात है, कुछ नहीं, डरने का नहीं कि यार ये पूरी भरी होती, अगर ये पूरी भरी होती यानी कि इस वाले में ये वाला ऐड कर दिया जाता एक और, कौन सा वाला, ये वाला ऐड कर दिया जाता, तो ये कार्यक्रम कैसा बन जाता, ये आपके पास ऐसा फुल ऐसा बनता हुआ दिखाई देता। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। और आपसे इस एक्सिस के अबाउट पूछा गया होता और ये रेडियस r होता। अच्छा भाई साहब एक बात बताइए, यहाँ पे जो मास है उसके लिए लेमडा लिया जाए, सिग्मा लिया जाए कि रो लिया जाए? आप बोलेंगे साहब सिग्मा लेना चाहिए, एरिया के हिसाब से मास का डिस्ट्रीब्यूशन है। मैंने कहा अच्छा, इसका एरिया क्या है, मैंने कहा अंदर वाले का है पाई r स्क्वायर और टोटल इसका क्या है, मैंने कहा भैया पाई 2r का स्क्वायर यानी कि 4 पाई r स्क्वायर। तो इसका कितना है, मैंने कहा इसका तो 3 पाई r स्क्वायर। अरे भैया पाई r स्क्वायर ये, 3 पाई r स्क्वायर ये, टोटल आकर आपका आ गया 4 पाई r स्क्वायर। अच्छा तो क्या 3 पाई r स्क्वायर वाले का मास क्या है, m है। 3 पाई r स्क्वायर वाले का मास क्या है, m है। अच्छा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो पाई r स्क्वायर वाला इसमें ऐड किया होगा उसका मास कितना होगा, m/3 हो जाएगा, m/3 हो। अरे मैंने सवाल में इसको m बोला था यार, बचे खुचे वाले का मास m है, लेकिन अगर ये भी होता तो 3 पाई r स्क्वायर वाले का मास m है, तो पाई r स्क्वायर वाले का कितना होगा, m/3 हो जाएगा। उलुलुलुलुलु, ये m/3 होता, इसका रेडियस r होता, टोटल मास क्या हो जाएगा, ये m/3, इसका मास हो जाएगा 4m/3। क्या हो जाएगा, 4m/3। अच्छा तो ये एक्सिस के अबाउट आई की वैल्यू क्या आएगी, अगर ये पूरा होता तो क्या आती, आई की वैल्यू क्या आती लाला, आई की वैल्यू आती आपके लिए, आई की वैल्यू आ जाती, डिस्क है, डिस्क में क्या होता है mr²/2, mr²/2 है, m खुद ही क्या है 4m/3, mr² यानी कि 2r का स्क्वायर, mr²/2 है, mr²/2 है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, mr²/2 है। मैंने कहा अच्छा बहुत शानदार। अब आप ध्यान से देखें तो 4m/3, यहाँ पे 2 आ गया है, यहाँ पे 4r² आ गया है, ये आपका कट के 2 आ गया है, और ये आपका 8mr²/3। अगर ये पूरा होता तो आई होता। अरे मैं उसको दूसरी भाषा में भी तो लिख सकता हूं कि इसका आई हो जाए, ये जो बचा कुचा है इसका आई हो जाए, और ये जो ब्लू वाला है उसका इस एक्सिस के अबाउट i1 हो जाए। तो क्या i प्लस ये जो i है बचे कुचे वाले का, ब्लू वाले का i1, तभी तो ये आएगा ना 8mr²/3। आप समझ रहे हैं ना कि इस बचे कुचे का मान लो कि i है, प्लस इसमें i1 और ऐड कर दो इसका। अरे इस पूरे का, ये वाले का, ये एक्सिस के अबाउट मान लो i1 है, तो टोटल तो यही आना चाहिए ना, क्योंकि ऐसा ही बन जाएगा ना यार।
क्या मुझे I1 पता है? मैंने कहा हाँ, I1 क्या है? इस एक्सिस के अबाउट, इस ये वाले ब्लू वाले का इस एक्सिस के अबाउट, जो कि है नहीं, हमने मान लिया कि भरा हुआ है, तो क्या होगा? मैंने कहा इसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इसके सेंटर के अबाउट पता कर लो, फिर क्या लगा दो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। थोड़ा सा मेहनत है, कैलकुलेशन है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। तो मुझे अगर I1 चाहिए होगा तो पहले मैं क्या करूंगा, इसके सेंटर पे निकालूंगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालूंगा। क्या होगा? मैंने कहा mr² 2 m खुद ही क्या है, m/3 है, mr² 2 mr² आ गया है, प्लस md², m खुद ही क्या है, m/3 है, d आपका r है तो mr² आ गया। अरे ये क्या हो गया है, 6 आपका एलसीएम आ गया है, तो ये mr² हो गया है और ये 2mr² हो गया है ना लाला? तो 3mr²/6 है। आंसर क्या आ गया है, mr²/2। अरे अगर आप ध्यान से देखो तो ये मुझे I1 मिल गया है, मुझे I चाहिए, तो I के लिए क्या करूंगा मैं, 8mr²/3 माइनस I1 की वैल्यू क्या आ रही है, mr²/6 आ रही है। एलसीएम क्या आ गया है, 6 आ गया है आपके लिए। अच्छा अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू आपके लिए हो रही है 16mr² माइनस mr² यानी कि 15mr²/6 15mr²/6, तो ये 2 हो गया है और ये हो गया है आपका 5। ये 3 से आप कट कर दीजिए तो ये आपके पास जो है ये हो जाएगा 5mr²/2। मैंने सारी कैलकुलेशन ठीक की है क्या? अगर मैंने सारी कैलकुलेशन ठीक की है तो मेरे लिए आंसर जो है वो आने वाला है 5mr²/2 है, 5mr²/2 है। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ओहो, ये आपका जो है ये बचे खुचे का कौन सी एक्सिस के अबाउट है, इस एक्सिस के अबाउट है। कौन सी एक्सिस के अबाउट है, ये एक्सिस के अबाउट है। अच्छा, और मतलब जो है ये बचे खुचे को इसमें से ऐड कर देंगे, किसमें, ये छोटू वाले में इसका ऐड कर देंगे तो इस पूरे वाले का आपके सामने आंसर आना चाहिए। आना चाहिए। कैलकुलेशन आप दोबारा रीचेक कर सकते हैं कि मैंने सही किया है क्या। 5mr²/2 में आप क्या ऐड कर देंगे, इसका इस एक्सिस के अबाउट कितना आ रहा है, mr²/6 आ रहा है। तो एलसीएम आपका ये आ गया है, मतलब जो है 10 प्लस, तो सही है कैलकुलेशन क्या हो रहा है, हाँ mr²/2, हाँ 3, तो आपका एलसीएम आ गया 3, 15 प्लस 16mr²/8, सॉरी 6, तो ये आपका 8mr²/3, हाँ तो यही तो आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन हमने ठीक की है। मैंने क्या एक बार दोबारा बता दूं आसान भाषा में क्या किया गया है। पहले देखो केविटी प्रॉब्लम में परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। आपको ये पता करना है भैया इसका पता करना है, जिसका पता करना है उसको तो मान लीजिए, आपने आई मान लिया। अगर उसमें ये भी ऐड हो गया होता, इस एक्सिस के अबाउट ही करना, तो ये बन गया होता, और ये एक्सिस के अबाउट तो इसका हमें पता है ना, तो बस, और ये जो ऐड करना है उसका इस एक्सिस के अबाउट पता कर लो। तो इसका मतलब क्या है कि जो बचा खोचा है उसका मैंने आई मान लिया, जिसको ऐड करना है यानी कि इस एक्सिस में ये ऐड कर लेंगे तो ऐसा बन जाएगा, तो ये ऐड करना है उसका भी इसी एक्सिस के अबाउट निकालना पड़ेगा ना, सेंटर के अबाउट निकाल के प्लस md² कर लिया, इक्वल टू इसका आना चाहिए, ये वो ऐसे पूरा बन गया। सॉल्व किए तो ये जो अननोन है, ऐसा सेंटर ऑफ मास में भी हमने किया था, या आप नेगेटिव मास मान लें, तो भी ये मतलब इसमें कोई बहुत ज्यादा कोई आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग वाली कोई बात नहीं है। आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आपके लिए कोई टफ सवाल नहीं है भाई साहब। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। अब हमको लगता है कि आगे बढ़ लेना चाहिए, हमें आगे बढ़ लेना चाहिए, कुछ और बातें करते हैं। उम्मीद है कि आपको कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अब कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने सारे फॉर्मूले और सब तरह के सवाल और मतलब जो है थ्योरम्स पे क्या क्या सवाल बनाए जा सकते हैं वो भी हमने देखे। बाकी आप होमवर्क को करेंगे और उसका जब डिस्कशन और जब उसका मतलब जो है उसको वो पूरी अच्छे से सॉल्व कर डालेंगे, फिर आपका कॉन्फिडेंस और बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अपन बातें करते हैं टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम, है ना। हेडिंग आप डाल दीजिए टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम।
चलिए भाई साहब ये हो गया है चकाचक। बैठ जाओ यार, बैठ जाओ। हाँ 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 हाँ। केविटी भी एक क्या है, एक काफी ना, एक आध और देखो। मान लो एक सवाल आप होमवर्क में लिख लो यार, ये बहुत ही सस्ते सवाल होते हैं। मान लो कि मेरे पास एक डिस्क थी जिसका मास m था, रेडियस r था, ठीक है। पहले का मास m था, रेडियस r। सिमिलर टाइप के बना देते हैं। मान लो कि इसमें से मैंने ना क्या किया, यहाँ पे r/2 रेडियस का ये डिस्क काट दिया, ठीक है ना। और आपको क्या करना है, आपको ये जो एक्सिस है आपका, इसका रेडियस r था तो यहाँ r/2 काट दिया तो सेंटर रहेगा। इसके अबाउट नहीं बताना, सस्ता है ना, ठीक है। और टफ करना होगा इसके, ये पॉइंट के अबाउट पूछ लेंगे, तब आपको इसका सेंटर ऑफ मास भी पहले पता करना पड़ेगा, तो काफी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। खैर आप इस तरह का सवाल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ये एक्सिस के, इसको होमवर्क में लिख लें, है ना। एक डिस्क थी जिसका मास m और रेडियस r था, उसमें से r/2 रेडियस की एक डिस्क को इस तरह से पेरिफेरी से टच होती हुई निकाल दिया गया। तो फिर से आपको ये एक्सिस है जहां से सेंटर से ही पास हो रही है, तो उसके अबाउट इस डिस्क का आई बताइए। सस्ता सवाल है, कर लेंगे आप लोग, ट्राई करें और मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है। अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाली क्लास में इसके बारे में हम बात भी कर देंगे। अब आप ध्यान से देखें तो हम काफी कुछ बहुत सारी बातें कर चुके हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पूरी पीएचडी कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और अपन हेडिंग डालते हैं भाई साहब एक नई चीज की। जैसे सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन किया था, सेंटर ऑफ मास खत्म थोड़ी हुआ था, ठीक इसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन जो है यहाँ पे स्टार्टिंग है हमारे चैप्टर में, है ना। आगे बढ़ते हैं और छोटी सी बातें करते हैं कि यार मतलब एक चीज होती है टॉर्क, है ना, फोर्स होता है। मास्टर ने बहुत पहले बताया था कि बोतल में फोर्स लगाया था कि फोर्स में तीन बातें होती है, वन इज मैग्नीट्यूड, वन इज डायरेक्शन, और तीसरा जो है वो लगता कहां पे है ये भी इंपॉर्टेंट होता है, यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब वो अलग अलग जगह पे बॉडी पे लगेगा तो अलग अलग तरह के कांड भी हो सकते हैं। ये बातें अपन ने की थी, है ना, कि जैसे मान लो कि एक जैसे इससे ही अपने बात किया था कि इसमें मैंने 10 न्यूटन का फोर्स मान लो कि यहाँ पे लगा दिया। किसके ऊपर रख लें इसको, इसके ऊपर रख के दिखाता हूँ कि मान लो कि इसके ऊपर मैंने इस बोतल को रखा है और मैंने 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लगाया, है ना। 10 न्यूटन डायरेक्शन ये इधर की तरफ, क्या हुआ, बॉडी चल रही है ना, कहा। फिर एक दिन मैंने ना ये 10 न्यूटन का फोर्स, 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को इसकी बजाय मैंने क्या कर दिया है, ये पॉइंट की बजाय मैंने ये पॉइंट कर दिया। अरे बॉडी तो घूमने लग गई, बॉडी तो घूमने लग गई। जरा ध्यान से देखें, ध्यान से अगर आप देखें तो बॉडी घूमने लगी, चल नहीं रही है, ऐसे घूमने लगी। मैंने कहा फोर्स तो उतना ही है, डायरेक्शन भी वही है, मैग्नीट्यूड भी वही है, डायरेक्शन भी वही है, बस क्या चेंज हुआ है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज हुआ। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट होता है फोर्स का। अपन ने बातें की थी ना यार, अपन ने बहुत पहले बातें की थी। अच्छा, ओहो, तो मतलब उससे बॉडी घूमने लग जाती, कुछ और नया आइटम आता होगा। मैंने कहा हाँ, एक टॉर्क नाम का मार्केट में नई चीज आती है। क्या चीज आती है, टॉर्क आती है। पहले वाले में फोर्स का चलाऊ इफेक्ट था। कौन सा इफेक्ट था, चलाऊ इफेक्ट, वो बॉडी को चला रहा था। दूसरे वाले केस में आप देख रहे हैं फोर्स बेचारा इसको घुमाने की कोशिश कर रहा है, यानी वो घुमाने वाला इफेक्ट दे रहा है। मैंने कहा अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर आप ध्यान से देखें तो इस बॉडी पे, इस पे मैंने ऐसे फोर्स लगाया, मैंने ये खींच रहा हूं, लेके जा रहा हूं, ये चलाने का इफेक्ट है। लेकिन जब मुझे ढक्कन खोलना है तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसके टेंजेंशियली फोर्स लग रहा हूं, फोर्स इसके टेंजेंशियली लगा रहा हूं। ढक्कन खोलना होता है तो मैं फोर्स जो है इसके टेंजेंशियली लगाता हूं। ऐसा नहीं कि मुझे ढक्कन खोलना है तो मैं ऐसे खींच रहा हूं, खुल ही नहीं रहा है ना। लेकिन अगर मैं ऐसे इसके टेंजेंशियली फोर्स लगा रहा हूं, टक 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 टक, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये खुल जा रहा है कि नहीं यार, है ना। अच्छा, तो क्या समझे ये कि भैया फोर्स हमने ऐसे लगाया है लेकिन उसका घुमाऊ इफेक्ट आ रहा है। फोर्स का क्या आ रहा है, घुमाऊ इफेक्ट, यानी इस तरह से आ रहा है कि फोर्स का मतलब फोर्स कभी कभी चलाने की कोशिश करता है, कभी कभी घुमाने की कोशिश करता है। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ है। मैंने कहा अच्छा, तो एक नई चीज मार्केट में आती है। मैंने कहा उसको प्यार से क्या बोलते हैं, उसको टॉर्क बोलते हैं। जैसे फोर्स होता था तो फोर्स बेसिकली क्या था, सेकंड लॉ क्या बोलता है कि यार बॉडी का क्या चेंज हुआ होगा, लीनियर मोमेंटम के चेंज होने की रेट तो क्या थी, यही तो फोर्स हुआ करती थी यार, लीनियर मोमेंटम के चेंज होने। फोर्स इज बेसिकली dp/dt, सेकंड लॉ से यही आया था। वो तो अपना F = ma तब हो गया जब मास कांस्टेंट था।
तो ठीक इसी तरह से अगर फोर्स लग रहा है, बॉडी घूम रही है, तो कोई चीज तो उसकी चेंज होगी। मैंने कहा हाँ, वो क्या है? जैसे वहां पे लीनियर मोमेंटम था, तो यहाँ घूमने वाला कुछ और अलग अलग टाइप का मोमेंटम होगा, उसको प्यार से क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, तो टॉर्क कब आएगा? मैंने कहा जब बॉडी का एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा। बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ही टॉर्क है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ही टॉर्क है। तो अपने को धीरे धीरे आज की क्लास में अपन जस्ट इंट्रोडक्शन वाला शुरू करते हैं, फिर खूब सारी बातें इसमें करने वाले हैं। हेडिंग आप डाल दीजिए एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। एंगुलर मोमेंटम को अपन एल वेक्टर से लिखते। कैसे लिखते? एल वेक्टर से। और टॉर्क को ये टाउ वेक्टर से। मैंने कहा अच्छा, बेसिक फीलिंग लेते हैं कि एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। लीनियर जानते हैं क्या? मैंने कहा हाँ, मैं यहां बैठा हूं, मैं यहां बैठा हूं, यहां पे मेरे पास एक मास m है जो v रफ्तार से जा रहा है, यानी इसके पास लीनियर मोमेंटम है p दैट इज इक्वल टू m इंटू v। और मैं यहां से इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं। ये मेरे लिए r वेक्टर है, जिसका हेड और जिसका टेल है। टेल वहां पे है जहां पे मैं बैठ के चीजें देख रहा हूं। हेड कहां पे है? जहां पे वो बॉडी ऐसे जा रही है। मैंने कहा अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो मैं इस v के दो कंपोनेंट कर रहा हूं। मैं इस v के दो कंपोनेंट कर रहा हूं। माना कि ये वाला एंगल आपके लिए क्या है? थीटा है। तो ये वाला एंगल भी आपके लिए क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा। v का ये वाला कंपोनेंट आएगा v cos थीटा। v का ये वाला कंपोनेंट आएगा v sin थीटा। v cos थीटा कोशिश करेगा कि मेरा जो बीच की दूरी है वो बढ़ जाए, और v sin थीटा यहाँ पे और दूसरा काम कर रहा, वो चाहता है कि ये मेरे रेस्पेक्ट में से घूमता रहे, है ना। अच्छा, लीनियर मोमेंटम ये जो है वो इसको दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है। ये वाला क्या कर रहा है? घुमाने की कोशिश कर रहा है। घुमाव इफेक्ट सा आता हुआ दिखाई दे रहा। मैंने कहा अच्छा, ये जो घुमाने का इफेक्ट है, ये जो घुमाने का इफेक्ट है, उसी को प्यार से एंगुलर मोमेंटम बोला गया। क्या बोला गया है? लीनियर मोमेंटम का घुमाव इफेक्ट ही एंगुलर मोमेंटम है। कैसे डिफाइन है एंगुलर मोमेंटम? L इज इक्वल टू R क्रॉस P। नहीं, झूठ की अगर आसान भाषा में बात करें तो आपके लिए क्या हो जाएगा? L इज बेसिकली R इंटू P। P आपका क्या है? यहाँ पे वेलोसिटी की ये हमने कंपोनेंट कर दिए हैं। अगर m से मल्टीप्लाई कर दोगे तो P के कंपोनेंट हो जाएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो घुमाने वाला कौन है? R इंटू ये वाला कार्यक्रम mv sin थीटा। mv sin थीटा। अच्छा, और अगर वेक्टर फॉर्म में बात करें, पहली बात बता दें भाई साहब, ये दोनों पढ़ने के लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए अच्छे से। अब मैं यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाने नहीं बैठूंगा लाला, ये पढ़ाने वाला मैं अभी नहीं हूँ। ये आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, बेसिक सी बात है। मैथमेटिक्स में डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट बगैर उससे अपना काम चलने वाला नहीं है। तो अगर नहीं आता है क्रॉस प्रोडक्ट तो पहले सीख ले लाला, मतलब नम्र प्रार्थना है आपसे, बगैर उससे काम चलने वाला नहीं। आप सवालों में फंसेंगे, आपको क्रॉस लेना आना चाहिए दोनों तरीके से। मतलब आप बॉक्स बना के भी ले लें और वैसे IJK से भी आप ले लें। ये सब पता है ना जी? IJK, I क्रॉस J is K, J क्रॉस K is I, K क्रॉस I is J। जी उल्टा करोगे तो निगेटिव आ जाएगा। बाकी आप डब्बा बना के वेक्टर A क्रॉस B निकालना है तो आप डब्बा बनाएंगे। डब्बा खोल के IJK में ये सब बातें आप जानते होंगे। नहीं जानते तो पहले मैं आपसे ऐसा बोलूंगा भाई साहब की क्रॉस प्रोडक्ट आप सीख लें, ताकि हमारे सवालों में आप बिल्कुल नहीं फंसे। मैं यहाँ पे क्रॉस का ज्ञान देने वाला नहीं हूँ, नहीं तो मेरा एक लेक्चर जो है क्रॉस में ही चला जाएगा। और उसके लिए आपके लिए अलग से लेक्चर बना हुआ है, तो आप उसको जाके देखें। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें L की, तो वो हमारे लिए आएगा RP sin थीटा। क्या आ जाएगा? RP sin थीटा। L क्या है? एंगुलर मोमेंटम है। R क्या है? ये आपके बीच की दूरी है। P क्या है? लीनियर मोमेंटम है। थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन R वेक्टर एंड V वेक्टर। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो L है इसको मैं क्या लिख सकता हूं? अगर आप ध्यान से, P को क्या मैं M इंटू V लिख सकता हूं? मैंने कहा हाँ, तो ये MV या MR sin थीटा। MR
मतलब एम वी आर साइन थीटा, एम वी आर साइन थीटा। अब आप ध्यान से देखें, ऐसा लिख लें या फिर लिख दें एम आर वी साइन थीटा, एम आर वी साइन थीटा, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका एम आर और वी का कंपोनेंट कौन सा वाला, जो परपेंडिकुलर है, कौन सा वाला कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है, वी का ये वाला कंपोनेंट जो एल के आर के परपेंडिकुलर है। या फिर आप उल्टा भी कर सकते हैं इसको, कैसे, मैंने कहा इसको मैं लिख लूं एम वी आर साइन थीटा, एम वी आर साइन थीटा। अब यहाँ पे आर साइन थीटा क्या है, आपका वी वेक्टर ऐसा है, और अगर आप मैं ध्यान से देखें तो आर के मैं दो कंपोनेंट कर लूं, ये मेरे लिए आर कॉस थीटा हो जाएगा, ये आर साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे आर साइन थीटा वी के परपेंडिकुलर है कि नहीं यार? अच्छा, तो क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं एल? मैंने कहा एम वी आर परपेंडिकुलर, मैंने कहा या तो आप वी का कंपोनेंट ले लीजिए जो आर के परपेंडिकुलर हो, या फिर आर का कंपोनेंट ले लीजिए जो वी के परपेंडिकुलर हो। मैंने कहा अच्छा, कैसी क्वांटिटी है एंगुलर मोमेंटम, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है भाई साहब। किस डायरेक्शन में आएगा? मैंने कहा आर क्रॉस पी, आर की तरफ आप क्या करेंगे, आर की तरफ आप उंगलियां रखेंगे और पी की डायरेक्शन में उसको कर्ल कर देंगे। इस पर्टिकुलर केस में ये अंदर की तरफ आएगा। उम्मीद है कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट आता होगा, राइट हैंड थंब रूल से किस तरह से ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकाल ली जाती है, वो भी आपके भेजे में उतरनी चाहिए। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार। आर क्रॉस पी मैग्नीट्यूड हो गया आर पी साइन थीटा, या आर एम पी की वैल्यू होगी एम इंटू वी होगी। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार। बेसिक फील्ड से आएगी। अच्छा, लीनियर मोमेंटम के दो इफेक्ट आ रहे हैं, एक चलाने का एक घुमाने का, यानी एक आपका आर को बढ़ा रहा है और एक आर को ऐसे घुमा रहा है। तो घुमाने वाली कोई चीज जो है वो आपका एंगुलर मोमेंटम होती है। क्या होती है? एंगुलर मोमेंटम होती है। मैंने कहा थोड़ा और अच्छे समझते हैं। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। अगर मान लो कि यहाँ तो बॉडी चल रही थी पी, और ये जो है चल रही थी, लेकिन मेरे ऑब्जर्वर के लिए आप जानते हैं कि थीटा, ओमेगा, अल्फा ये सब कहीं भी घुसाए जा सकते हैं। उसके लिए वो सर्कुलर करे यानी घूमे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे ये वाले पॉइंट के लिए ये रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है, सीधा जा रहा होगा ऐसे, लेकिन घुमाव इफेक्ट तो लग रहा है ना। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब अगर आप ध्यान से देखें, मान लो कि मेरे पास एक बॉडी है, मान लो कि मेरे पास एक बॉडी है। इस वाले केस में वो बॉडी चल रही थी, इस वाले केस में मान लो कि ये बॉडी घूम रही है, ये एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस के अबाउट वो ओमेगा से घूम रही है। कैसे घूम रही है? ओमेगा से घूम रही है। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। इस पे खूब सारे पॉइंट्स हो गए। मैंने कहा हाँ, ये पॉइंट हो गया आपका R1 दूरी पे, ये हो गया R2 पे, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया R3 पे, मां से M1, मां से M2, मां से आपका M3 एंड सो ऑन, ऐसे खूब सारे पॉइंट हो गए। मैंने कहा हाँ, हर एक के पास क्या होगा, हर एक के पास रफ्तार होगा, हर एक पॉइंट क्या कर रहा होगा, सर्कुलर। बॉडी क्या कर रही है? रोटेशनल। इसकी रफ्तार होगी आपकी ओमेगा R1, इसकी रफ्तार इसके परपेंडिकुलर हो गई ओमेगा R3, और ये क्या हो जाएगा ओमेगा R3, ओमेगा R2 एंड सो ऑन। अगर आप ध्यान से देखें, अब जब ये बॉडी आपके पास L की वैल्यू क्या आई थी, एम वी आर परपेंडिकुलर या फिर एम आर वी परपेंडिकुलर, तो आप इसके लिए जब एल लिखने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एल अगर आप ध्यान से देखें तो आपका एम इंटू परपेंडिकुलर वी क्या है, आर, यानी एम आर, और परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा R1। सिमिलरली क्या हो जाएगा, एम R2 ओमेगा R2, और क्या होगा, मैंने कहा एम R3 ओमेगा R3 एंड सो ऑन। अरे ये क्या हुआ है, अरे ये क्या हुआ है, यहाँ से ओमेगा कॉमन आ रहा है। मैंने कहा ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, तो ओमेगा कॉमन आ जाएगा, तो ये बन रहा है M1 R1 का स्क्वायर, M2 R2 का स्क्वायर, M3 R3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। मैंने कहा अच्छा, इंटू आपके लिए क्या है, ओमेगा है। अरे ये क्या बन गया, ये तो आई बन गया लल्ला, ये क्या बन गया है, आई बन गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया है, ये तो आई इंटू ओमेगा आ गया। अरे अच्छा, तो अगर बॉडी घूम रही हो तो आपका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, आई ओमेगा हो जाएगा, और ऐसे चल रही हो तो क्या उसको आर क्रॉस पी लिखा जा सकता है। मैंने कहा हाँ, अगर आप वेक्टर की फॉर्म में बात करेंगे तो एल वेक्टर इज बेसिकली आई इंटू ओमेगा वेक्टर। एल वेक्टर क्या हो जाएगा, आई इंटू ओमेगा वेक्टर हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। मान लो कि ऐसा हो, मान लो कि ऐसा हो कि मान लो कि अपने पास क्या हो रहा है, एक होलो स्फीयर है, क्या है, होलो स्फीयर है। मैंने कहा अच्छा, बहुत बढ़िया भाई साहब, ये होलो स्फीयर मान लो कि घूम रहा है, कि क्या कर रहा है,
घूम रहा है होलो स्फीयर कैसे, का मास m रख दीजिए, रेडियस r रख दीजिए, ये एक्सिस के अबाउट वो ओमेगा से घूम रहा, कौन सी एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस के अबाउट। आपको बोले आई क्या होगा भाई, तो क्या l क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा बताएंगे, आई ओमेगा, क्या हो जाएगा, आई ओमेगा, और आई की वैल्यू अभी सीख के आए ना 2/3 mr स्क्वायर इनटू ओमेगा, आपका ओमेगा है, डायरेक्शन आपको पता है, ऐसे घूम रहा है तो आई ओमेगा ऊपर की तरफ आ गया, एल आ गया है ना, क्या है कि नहीं यार। अच्छा हम जस्ट फीलिंग ले रहे हैं कि एल क्या होगा, हम जस्ट फील रहे हैं ले रहे हैं कि एल क्या होगा। ये वैसी बात है जैसे हमने पहले समझा कि पी क्या, फिर पता लगा कि अच्छा रेट ऑफ चेंज ऑफ पी फोर्स है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ही हमारे लिए टॉर्क हो जाएगा, है ना। तो हम नेक्स्ट वाली क्लास में तो टॉर्क के बारे में पूरी फील लेने वाले, जस्ट यहाँ पे इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। मान लो कि मैं आपसे ये बोलूं, मान लो कि मैं आपसे ये बोलूं, क्या बोलूं कि जस्ट अपन एल निकालना सीख रहे हैं, हम ये समझ गए कि एक सवाल बनाते हैं, ये तो समझ गए कि आर क्रॉस पी आएगा, अगर बॉडी चल रही हो तो, घूम रही हो तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। अच्छा बहुत बढ़िया। मैं अगर आपको ये बोलूं कि एग्जांपल के लिए मान लो कि मैं एक अच्छा सवाल ले लेते हैं, ये है आपका धरातल, क्या है ये आपका धरातल है, आप धरातल से कितनी दूरी पे हैं, मान लो कि आप हाइट 50 मीटर पे हैं, कहां पे है 50 मीटर पे है, एक बॉडी है जिसका मास m है, इसको यहां से हमने क्या किया है रिलीज किया है, एक बॉडी है इसका मास m है और उसको हमने वहां से रिलीज कर दिया है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी कि रिलीज करने के 2 सेकेंड बाद में मान लो कि मैं यहाँ बैठा हूँ ऑब्जर्वर, और ये दूरी है मेरे मान लो कि 40 मीटर, क्या है 40 मीटर। फाइंड द L ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉल एट t is equal to 2 सेकेंड with respect to observer। बताइए जरा, सोचिए कितना आसान है। यहाँ पे बॉडी चल रही होगी, घूम रही होगी, यहाँ पे बॉडी आपकी चल रही होगी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, तो डिफाइन किया ही जा सकता है एल, आप जानते हैं, है ना, ओमेगा अल्फा थीटा कहीं भी घुसाए जा सकते हैं। हमने सर्कुलर की स्टार्टिंग में भी बात की थी, सर्कुलर की स्टार्टिंग में भी खूब सारी बातें की थी। अब जरा ध्यान से देखिए, आपको कब बोला है t इक्वल 2 सेकंड पे, t इक्वल 2 सेकंड पे इसलिए बोला है कि लाला 2 सेकंड तक ये नीचे आ जाएगा, कि कितना ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हाफ इंटू t इंटू 2 यानी कि 4, 20 मीटर नीचे आ जाएगा। 50 इसीलिए दिया था ताकि ये यहाँ पहुंच जाएगा, ये दूरी 20 होगी तो ये वाली अब क्या रहेगी, अब ये 30 रहेगी। ये 30 और 40 इसलिए दिया था कि ये सॉल्व करके 50 आ जाए, और इस टाइम इसके पास मास इसका m है, नीचे की तरफ रफ्तार क्या होगी, मैंने कहा v होगी, जो कि u प्लस at होगी, जो कि क्या होगी v इज इक्वल टू u प्लस at, u आपका 0 था, रिलीज किया गया है, एक्सेलरेशन 10 है, अरे ये क्या होगा, ये 20 मीटर पर सेकेंड होगी, 20 मीटर पर सेकेंड होगी। अब क्या करेंगे, एल निकालना है, ये आपका एंगल आपको पता लग गया है, ये आपका एंगल पता लग गया है, अन्य वैसे तो आपको बहुत आसानी से पता लग गया कि ये 30 है, ये 40 है, तो 50 हो जाएगा। ये आपका एंगल 37 डिग्री है, ये क्या है 37 है, ये क्या है 53 डिग्री। आपको v और परपेंडिकुलर r पता है क्या, अरे ये तो r है, लेकिन r परपेंडिकुलर क्या है, मैंने कहा वो तो 40 मीटर है, तो डायरेक्ट कर लो ना यार। l निकालना है, l की वैल्यू क्या होती है, मैंने कहा ये होती है mvr परपेंडिकुलर या mr v परपेंडिकुलर, कौन सा करेंगे, मैंने कहा ये कर लेते हैं। अच्छा l की वैल्यू m का वैल्यू मान लो कि मैं बोल दूं 2 kg, मान लो कि 2 kg है तो 2 kg रख दीजिए। v की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। परपेंडिकुलर दूरी क्या है 40 मीटर है, क्या है 40 मीटर है। अच्छा ये क्या हो गया है, मैंने कहा 2 × 2 4 और 4 2 ये हो गया 16 और 1 0 2 0 16 के, है ना। अच्छा भाई सब 1600 आपका आ गया है I इंटू ओमेगा या r क्रॉस p होगा तो क्या होगा, जरा l को आप ध्यान से देखें, l है क्या आपका r क्रॉस p है, r आपका किसमें होता है मीटर में होता है, p खुद ही क्या होता है, p आपके पास m इंटू v होता है ना। अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब, m क्या है r आपका मीटर में है, m क्या है kg में है, v क्या है मीटर पर सेकेंड है, तो ये आइटम क्या हो जाएगा
केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अरे आंखें नहीं यार, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, इसमें कोई दोहराई, अगर समझ में आ गया भाई साहब की एल निकालना कोई बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है। अगर बॉडी घूम रही हो तो एल जैसे मान लो कि मैं आपको एक सवाल पूछूं कितना, यहाँ पे बॉडी थोड़ी चल रही थी, अच्छा ये एल कितना होगा, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैंने कहा इसमें तो कोई दोहराई वाली बात नहीं है, क्योंकि वो आर क्रॉस पी में आर वेक्टर का हेड कहां पे था, आर वेक्टर का हेड वहां पे था जहां पे बॉडी थी आपकी, और टेल कहां था जहां से अपन चीजों को ऑब्जर्व करें। हमको लगता है कि आज के लेक्चर का टाइम हो गया और मैं अच्छे से फील नहीं दिला पा रहा हूं कि आर और पी और एल कैसे मतलब एल और टॉर्क कैसे जुड़े हुए हैं। जस्ट आप यहाँ पे एल समझ लीजिए, अपन नेक्स्ट वाली क्लास में ये अच्छे से समझेंगे कि कैसे फोर्स लगता है तो एल चेंज होता है और नया आइटम आता है उसको प्यार से क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। छोटा छोटा आपको आइडिया लगा कि अच्छा बॉडी चल रही हो तो आर क्रॉस पी कर देंगे, बॉडी घूम रही हो, जैसे मान लो कि मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे दूं, मैं आपको बोलूंगी एक डिस्क क्या है, एक डिस्क है, मास m है, रेडियस r है और ये घूम रही है, कैसे घूम रही है, ओमेगा से घूम रही है, ये एक्सिस के अबाउट इसका L बताइए, ये एक्सिस के अबाउट इसका L बताइए, तो आप क्या बताएंगे, I ओमेगा, I की वैल्यू क्या हो जाएगी, mr स्क्वायर बाई 2 हो जाएगी, mr स्क्वायर बाई 2 हो जाएगी इनटू ओमेगा। इतना कौन सी डायरेक्शन में है, मैंने कहा ओमेगा की डायरेक्शन में, अंदर की तरफ, मैग्नीट्यूड इतना है लल्ला। ये तब तक चेंज नहीं होगा, ये ठीक वैसी ही बातें हैं, P तब तक चेंज नहीं होता है जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे, ये तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगे। अच्छा, अब आपके मन में ये जिज्ञासा आ रही हो कि ये टॉर्क नाम का आइटम है क्या। अरे भाई हमें पता है कि P यानी कि लीनियर मोमेंटम, यानी कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो वो चलती रहेगी तब तक कि जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। मैंने कहा ये जो भी एंगुलर मोमेंटम है ये उतना ही रहेगा तब तक कि जब तक कि कोई इस पे टॉर्क नहीं लगे, कोई इस पे टॉर्क नहीं लगे, टॉर्क लगेगा तो फिर ये चेंज हो जाएगा। अच्छा, जैसे फोर्स था dp बाई dt, तो वैसे टॉर्क आपका क्या होता है, dl बाई dt। l आपका क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। तो ये नेक्स्ट वाले चीज में किस तरह से l का l चेंज तभी होगा जब आपका टॉर्क लगेगा। और क्या होता है टॉर्क, बेसिकली उसको चेंज करने के लिए ही जिम्मेदार होता है। तो टॉर्क क्या अलग से कुछ लगता है, मैंने कहा नहीं, फोर्स का ही घुमाऊ इफेक्ट होता है, फोर्स चलाने की कोशिश करता है तब लीनियर मोमेंटम में मतलब खुद को चेंज करता है, फोर्स जब घुमाने की कोशिश करता है तो वो एंगुलर मोमेंटम चेंज करता है। वहां लीनियर था चलने में और यहाँ पे घूमने में क्या है, एंगुलर। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही खूबसूरत। तो एक छोटा सा आइडिया हमको लगा, इसमें ज्यादा जो अच्छे समझ में कब आएगा जब अपन नेक्स्ट वाला लेक्चर स्टार्ट कर लेंगे, तब अपन एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क कैसे आपस में कनेक्टेड है और क्या होता है टॉर्क, बहुत अच्छे से वहां पे जानकारी लेंगे। एक सवाल होमवर्क में दिया था, उसको करने का, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखने का और अपने आप को तैयार कर दीजिए। अब अपन कुछ बेहतरीन किस्म के सवाल यहाँ पे आगे जाके चीजें सीखने वाले हैं। और क्या है फिर उतना बहुत टफ नहीं है यार, बहुत कोई ज्यादा टफ वाली बात है नहीं। वैसे आप धीरे धीरे जानोगे तो आपको लगेगा इजी है यार, क्या है मतलब रोज का रोज आप समझते जाइएगा, बाकी बहुत आसान है। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। अपन चलते हैं क्योंकि वक्त हो गया है, मैं नहीं चाहता कि 1 घंटे से ज्यादा आपको ज्ञान एक दिन में मिले, है ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।